तो अगर बैंकिंग में हम बात करें तो किस तरह के शेयरों के साथ चलना बेहतर होगा? जो लार्ज कैप बैंक हैं उसके अंदर पीएसयू प्राइवेट चाल कहाँ पे बनने वाली है, या जैसे जो शेयर नहीं चले हैं एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक, उस तरह के प्राइवेट शेयर के जो अग्रणी बैंक हैं उन पे ध्यान दें, या पीएसयू शेयरों पे ध्यान दें जो बीच में काफी चल रहे थे? सर मेरे हिसाब से पीएसयू तो पहला बेट रहेगा, बिकॉज अभी वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। अभी भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीएसयू बैंक जो है ना, अभी भी वो अपने लाइफ टाइम हाई के 50% पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, अगर प्राइवेट बैंक स्पेस में भी कहीं पे भी, चाहे कोटक बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, अगर वो क्वार्टरली ग्रोथ या अपना अपना जो मार्केट का आउटलुक अगर दे रहे हैं कि उनके पास अगर ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है, नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में एवरी बैंक कम्स विद देयर आउटलुक की अगले 6 महीने में कैसे रहने वाला। अगर आपको कमेंट्री समझ में आता है कि लार्ज बैंक के पास इतना अपेटाइट है, आई थिंक टुडे लार्ज बैंक्स आल्सो आर ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी जूसी वैल्यूएशन। कोटक बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, आई थिंक ऑल दिस बैंक्स आर ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। तो आई थिंक अपने रिस्क के हिसाब से लार्ज और मिड कैप का और या स्मॉल कैप का आप अपना पोर्टफोलियो मिक्स बना सकते हैं। जी, लेकिन बीच में एक ये रुझान बन गया था ना कि खास करके जो पीएसयू सेगमेंट के जो सेकंड लेवल के बैंक्स हैं उनमें काफी चाल बन रही थी, तो क्या वो कंटिन्यू होगा या वो फेज निकल गया? सर वो फेज तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट पीएसयू के जो सेकंड रैंक बैंक्स हैं, आप जिनका मार्केट कैप 20-25 हजार करोड़, 50 करोड़, आई थिंक तेजी तो अभी वहां पे अभी स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज जो क्रेडिट ग्रोथ उसमें छोटे बैंक्स में आता है, इट इज मच बिगर देन अ लार्जर बैंक। सो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट पार्टिसिपेट इन लार्जर बैंक, बट आप अपने रिस्क देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप लार्ज कैप में बनाना चाहते हैं या मिड एंड स्मॉल कैप में बनाना चाहते हैं, बिकॉज आपको तीनों जगह कंफर्ट है, लार्ज में भी है, मिड में भी है, स्मॉल में भी है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से आप एसबीआई, अगर एसबीआई ले रहे हैं तो एसबीआई के साथ दो मिडिल साइज और एक छोटे बैंक ले लीजिए। अगर आपको एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं तो आप छोटे में आप कोई करूर वैश्य बैंक या साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए। ये मिक्सचर आप बना सकते हैं। जी, तो ये आपके बैंकिंग क्षेत्र के पसंदीदा नाम हैं। अगर आपको प्रेफर्ड लिस्ट में पूछूं कि भाई आपको दो बड़े लार्ज कैप वाले बैंक हों और दो तीन मिड कैप वाले बैंक, चाहे पीएसयू से हो या प्राइवेट से हो, तो आपकी टॉप लिस्ट क्या रहेगी इसमें? सो मैं थिंक पहला तो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। द बिगेस्ट रीजन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी मेरे ख्याल से 8 या 9 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ने पिछली रैली में कोई ऐसा कुछ खास पार्टिसिपेशन अपना दिखाया भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक शुड बी अ डार्क हॉर्स ऑन दी पीएसयू साइड। एंड अगर दूसरे पीएसयू में अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है अभी तो। सिंस बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर वगैरह के साथ अभी तो वो इट्स अ कंग्लोमरेट ऑफ 3-4 बैंक्स। और जी बाय दैट लॉजिक बैंक ऑफ बड़ौदा इट शुड बी द सेकंड डार्क हॉर्स ऑन दी पीएसयू बैंक साइड। जी, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव आपने सेक्टर्स जो हैं उनको पसंद किया है, और उसके अलावा भी बाकी मार्केट में जो आपको पसंद आ रहा हो अपनी तरफ से, आपकी प्रेफर्ड लिस्ट इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है? सर प्रेफर्ड लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट एक सेक्टर से, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स जब चलने शुरू होते हैं इनका साइकिल कम से कम 2-2.5 साल का रहता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर एक भी कट आता है फॉलोड बाई 2-3 कट, तो इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ना, कम से कम 2 से 2.5 साल का रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर जहां पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो एंसिलरी है, आपको बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे लाइन से जहां पे वो स्टॉक यहां से मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो सकते हैं। अभी लिस्ट मेरे ख्याल से बहुत लंबी है, एक आध स्टॉक तो शायद फिट भी नहीं हो पाएगा। मतलब इन्वेस्टर को आप ये जरूर मैसेज दे सकते हैं कि डू योर ओन रिसर्च। आपको अगर लगता है कि इस सेक्टर में ये 3-4 स्टॉक सस्ते हैं, तो अब लेट देम पिक एंड चूज रादर देन बिलीविंग कि भाई कि कोई इन्वेस्टर काउंसलर ये कह रहा है कि ये स्टॉक ले लो। अपना भी थोड़ा रिसर्च करके दे शुड पार्टिसिपेट इन दी सेक्टर। एक बारी
2-3 साल का साइकिल अनफोल्ड होता है तो बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। जी। अच्छा, मार्च के महीने में एफआईआईज ने जबरदस्त खरीदारी की थी, 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कर ली, लेकिन अप्रैल में क्या थोड़ा उनका रुख स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है? मतलब वो पेट भर गया उनका और अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे हैं। अप्रैल में कुछ वैसा रुझान दिख रहा है क्या? शुरुआती नंबर शायद वैसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। सर अभी तो अगर अगर हम क्रूड लैंग्वेज में बोले ना, उनके पार्टिसिपेशन या ना पार्टिसिपेशन से शायद बाजार को फर्क भी नहीं पड़ रहा। अगर 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 उनको इतनी चिंता है इंडिया के बारे में, रोज रोज आके 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,500 करोड़ बेच रहे हैं, उससे ज्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अगर उनके बेचने से कोई फर्क पड़ रहा होता तो शायद आज हम ऑल टाइम हाई पे नहीं होते आज। ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन फर्क पड़ता है। आई थिंक वेरी क्लियरली दे आर वन ऑफ दी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। मेरा मानना यह है कि भाई अभी मार्केट उस चीजों से ना आगे निकल चुका है। यस, इफ दे कम एंड स्टार्ट बिलीविंग इन इंडिया एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एक डेटा मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि शायद अगले 1.5-2 साल में जो एफआईआई और फॉरेन पार्टिसिपेशन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट क्लोज टू सम 90 to 100 बिलियन डॉलर। आज के डेट में अगर 100 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन निकालो तो 8.5 लाख करोड़ होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी भी दिन उनका मूड बदल गया और वो बायर बन गए, आप इमेजिन कीजिए फिर इंडिया आप मार्केट में कहां इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ऑल टाइम हाई पे वो सेल कर रहे हैं और बायर बन जाएंगे तो। जी बिल्कुल।